अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आज ना कुछ हम बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से। आज के दौर में बड़ों के साथ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का मसला बढ़ता जा रहा है। अब हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? ये एक ऐसी हालत को कहा जाता है जिसमें बच्चे या बालिग अफराद गैर मामूली तौर पर मुतहरक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगरचे ऐसे अफराद ना मुसलसल हरकत में रहते हैं, लेकिन किसी एक काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में उनको दुश्वारी महसूस होती है और आम तौर पर उनकी जो सरगर्मियाँ हैं ना वो बेतरतीब होती हैं और बेहंगम होती हैं। अब ये रवैया या ये आदत जो है ख़ास तौर पर बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है और वो ऐसे मौके पर भी ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाते हैं, दौड़ते हैं, वालिदैन को तंग करते हैं कि जब उन्हें पुरसुकून रहने की ज़रूरत होती है। हमारे घर में ऐसा एक आधा बच्चा ज़रूर पाया जाता है। तो हाइपर एक्टिविटी उमूमन तवज्जो की कमी के सबब होती है। दूसरा, ये आदत ज़हनी तनाव, नींद की कमी या ग़िज़ाई आदात की वजह से भी हो सकती है। जबकि असर हाज़िर में अगर देखा जाए तो बिलख़ुसूस बच्चों के गैर मामूली मुतहर्रिक का एक अहम सबब मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बेजा और बेदरेग इस्तेमाल बच्चों के लिए जितना नुकसानदेह है ना, शायद उससे हम वाकिफ़ ही नहीं है कि बड़ों के लिए तो वो नुकसानदेह है ही है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो कह लें कि इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि स्क्रीन टाइम जो है ना ये बच्चों के लिए कम से कम होना चाहिए। एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए उनके लिए कि आपने इस टाइम जो है ना वो स्क्रीन यूज़ करनी है। तो जब बच्चा सारा फोकस उसका मोबाइल फ़ोन में होता है, उस गैजेट में होता है, वो कोई वीडियो देख रहा होता है, कोई कार्टून्स देख रहा होता है, तो वो जब खा रहा होगा तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ना उसको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा सब कुछ खा रहा है लेकिन वो फल फूल नहीं रहा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, तो सिर्फ इस वजह से कि वो फोकस होकर नहीं खाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि बच्चे जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी देखनी चाहिए। तो ये आज का हमारा जो है ना वो पैगाम हो गया। और कुछ सेहत के हवाले से बात करनी है हमने। पाकिस्तान में हर चौथा जोड़ा बांझपन का शिकार है और ख़ातीन में PCOS की जो शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तकरीबन 22% शादीशुदा ख़ातीन इस नाजुक मसले का सामना करती हैं। ऐसी ख़वातीन जो कभी हामला नहीं हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 से 5% है और बाकी वो हैं जो एक बार माँ बनने के बाद दोबारा हामला नहीं हो सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बांझपन की असल वजूहात क्या हैं। और एक तिब्बी जरीदे की तहकीक के मुताबिक 30 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन का धूप सेंकना उनको बांझपन से बचाने में मददगार साबित होता है। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस और हिकमत में कैसा है। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है हकीम अताउर रहमान साहब ने। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ डॉक्टर समीना हक ने हमें आज ज्वाइन किया है जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर समीना आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर समीना, सबसे पहले तो आप ही से स्टार्ट करूँगी। इनफर्टिलिटी के ऊपर आज हमने बात करनी है, विच इज़ बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ये प्रिवेल करता जा रहा है ये मसला। अगर बांझपन का ख़ास तौर पर बात की जाए तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है बांझपन? और सिर्फ बांझपन को हम फीमेल के साथ ही क्यों रिलेट करते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा, बांझ है, तो वो सिर्फ उसकी जो रीज़न्स हैं वो सिर्फ फीमेल में होगी? वाकई फीमेल में होती है या मर्द का भी कोई कंट्रीब्यूट होता है इसके अंदर? बेटे, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और प्रोग्राम का शुरू अगर हम इसमें थोड़ी सी एजुकेशन हम पब्लिक की कर दें जी जी। तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप वाकई ठीक कहती हैं कि जैसे शादी होती है और 2-3 महीने पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं आता तो बच्ची को एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट थी तो हम मेल इनफर्टिलिटी की बात बहुत कम करते थे और हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी। ठीक है। बट ओवर द इयर्स, काफ़ी डेकेड्स के बाद अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी सरपास कर गई है फीमेल इनफर्टिलिटी को। यानी अराउंड 55% जो कॉज है वो मेल होता है अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहे प्रेगनेंसी, और तकरीबन 45% जो है वो फीमेल की कॉज होती है।
अच्छा, मतलब दोनों की है, बट हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है कि अच्छा फीमेल का ही मसला है, फीमेल में ही कोई मसला है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये जो अब मैंने बात की है कि एक तो वो जोड़े हैं जो कि स्टार्टिंग से ही नहीं उनके घर हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, एक वो जोड़े हैं जो कि पहला बच्चा हो गया उसके बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि अब वो दोबारा से कंसीव नहीं कर सकते या उनको बांझपन का लेबल लगा दिया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ती हैं कि पहला बेबी हो गया लेकिन बाद में नहीं हो पा रहा? बेटे इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड और वाइफ। ओके। और एक बहुत ज़्यादा रोल होता है जिसने पहली डिलीवरी कंडक्ट करवाई है। हम पेशेंट्स को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी ये टीच करते हैं कि हमेशा पहली डिलीवरी शुड बी इन द हॉस्पिटल। ओके। एक बड़े अस्पताल में डिलीवरी होनी चाहिए, एक काबिल डॉक्टर के हाथों, क्योंकि उसका सिस्टम जो डिलीवरी कर रहा है वो पहली बार चेक होना है। उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उसको अनीमिया है कि नहीं, उसको कोई मरूसी मर्ज है कि नहीं, दिल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुर्दे ठीक हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेगनेंसी में बहुत अफेक्ट होती हैं, इनके फंक्शंस ही चेंज हो जाते हैं। तो फिर अगर कोई किसी को हल्का फुल्का हार्ट का प्रॉब्लम है और दाई उसको जोर लगवा रही है डिलीवरी के वक्त, तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। कार्डियक मायोपैथीज होती हैं, साइलेंट डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पहली डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में। उसके बाद सेकंड और थर्ड डिलीवरी आप घर में दाई से करवा सकते हैं या नर्स से करवा सकते हैं। अगेन फिर मल्टी ग्रेविडा जब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिलीवरी है, दिस शुड अगेन बी इन द हॉस्पिटल। तो हमने जो दाई को डिलीवरी दी हुई है वो सेकंड और थर्ड दी हुई है, ठीक है। उसके बाद और दाई को हमने ये ट्रेन किया है, बहुत सी दाइयों को हमने अपने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें ट्रेन किया था। और उसमें ये बताया था कि व्हेन टू स्टॉप, तुमने रुक कब जाना है, इसके आगे नहीं जाना, इसको फिर फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो वो जो कैरेक्टर है जिसने पहली डिलीवरी कराई है, उसने या तो इन्फेक्शन कर दी है या उसने कोई इतना बुरा कोई यूट्रस जो है वो रप्चर हो गया है या कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दिया है कि ट्यूब्स बंद हो गई हैं या कुछ ना कुछ तो उस डिलीवरी से रिलेटेड दोबारा कंसीव नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंसीव नहीं हो सकता। कॉम्प्लिकेशन बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि जी 8 साल की बच्ची हो गई और अब कोई डिलीवरी, अब कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो वी चेक बोथ, मेल को भी फीमेल को भी। मेल का तो स्पर्म काउंट ही देखना है कि उसका स्पर्म काउंट ठीक है कि नहीं। फीमेल में हमने पूरा सिस्टम देखना है। हम कैमरा डालते हैं यूट्रस की कैविटी के अंदर, कैमरा डालते हैं पेट के अंदर, सो वी फाइंड आउट एवरीथिंग कि कोई ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ओवरी में से एग नहीं निकल रहा, या वो जो ट्यूब के हाथ होते हैं वो बुरी तरह इंजर हो गए हैं, या वो कहीं जुड़ गए हैं और अंडे के पास नहीं जा सकते। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो फिर हम उनको करेक्ट कर देते हैं और दे आर एबल टू गेट अनदर। मतलब ये आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आइडेंटिफाई होंगी तो उसका इलाज हो पाएगा ना, घर में नहीं ये चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर साहिबा से मज़ीद भी बात करेंगे। हकीम साहब की तरफ चलते हैं। हकीम साहब, हिकमत में इस हवाले से क्या क्या इलाज हमारे पास मौजूद हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज़ हम ये दो सेगमेंट इसलिए लेकर चल रहे होते हैं बिकॉज बहुत से लोग हैं जो कि मेडिकल साइंस को मान रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं जी हम नेचुरल जड़ी बूटियों से, हिकमत से ना अपना इलाज कर लेते हैं। तो दोनों सेगमेंट के लोग हमें मिलते हैं, हमारी शौकी ऑडियंस है, तो इसलिए हम दोनों को लेकर आते हैं। तो हकीम साहब आपके पास क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारे जो ट्रीटमेंट है उसमें तकरीबन 40% मेल जो है वो इसमें जो है ना एजोस्पर्मिया में, ओलिगोस्पर्मिया में आते हैं हमारे पास, ठीक है। और 40% फीमेल आती हैं जिसमें उनको गायनी के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, सिस्ट भी होती है, फेब्राइड्स भी होते हैं, या उनके और भी कोई पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है। और 20% ऐसे केसेस आते हैं जो बिल्कुल जिनकी समझ नहीं आती है, वो जेनेटिकली इशूज़ हैं, रिपोर्टें भी ठीक हैं लेकिन उसके बावजूद कंसीव नहीं हो रहा होता। तो वो बहुत से खैर उसमें स्पिरिचुअल इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ और भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन हमने जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अब मर्दों में तादाद ज़्यादा होगी 55%, तो ये डेफिनेटली जो खुराक का जो अमल दखल है, जैसे सिगरेट नोशी, सिगरेट का इस्तेमाल है, या स्ट्रेस लेवल इतना हो गया है हमारे मुल्क के अंदर, जो हालात बन चुके हैं, जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, एक ये जो सुकून
और इन बसात होना ये भी औलाद का हासिल करने का अजीम ज़रिया है। चूँकि स्ट्रेस की हालत में आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, लेकिन स्ट्रेस की हालत में वही हार्मोन्स जो है ना आपकी इम्यूनिटी के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी के अंदर नुकसान पहुँचाने वाले जो जर्म्स हैं उसके साथ ही वो मिल जाते हैं। अच्छा, हमारी हिकमत में माशाल्लाह जो मेल्स इनफर्टिलिटी है जिसके अंदर बांझपन है उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% सक्सेस ट्रीटमेंट है। ओके, ठीक है। 70 to 80%, और ये मुबालगा मेदी नहीं है। वाओ। ये हमारी हर्ब्स के साथ, जड़ी बूटियों के साथ अल्लाह पाक ने उसमें मर्दों के अंदर अगर उसकी मोटेलिटी के अंदर या उनकी स्लगिश ज़्यादा हैं या डेड ज़्यादा हैं या उनके पास सेल्स के इशूज़ हैं, और अच्छा इसके अंदर एक पूरी एक मैकेनिज्म है, बाज़ गनोरिया के इशूज़ हैं, सिफिलिस के इशूज़ हैं, उसका पूरा ट्रीट किया जाता है, इन्फेक्शन क्योर की जाती है, या वेरिकोसील्स के इशूज़ आ जाएं तो वो हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आप इसका ऑपरेट करवा के खुद भी आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारी हिकमत में जो मर्दों में हम देते हैं वो हमारी एक बहुत मशहूर दवाई है सालिब मिस्री। ठीक है। ये हर्बल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इस टाइम औलाद पैदा करने के हवाले से, मोर्टेलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से ये बेहतरीन चीज़ है सालिब मिस्री। इसी तरह सालिब पंजा भी हमारे पास मौजूद है। सालिब पंजा ये प्योर इंडियन हर्ब्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत यूज़ हो रही हैं। तीसरी चीज़ है बोड़ का फल। आपने बोड़ का दरख्त देखा होगा कॉमन पाकिस्तान में भी, इसका ये फल है। ठीक है। ये बेसिकली फल इसका नाम है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे जामुन होते हैं, बेर होते हैं, तो ये उसका फल है। ठीक है। बिल्कुल सेफ साइड है। और तीसरा पीपल का दरख्त भी आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। ये उसका फल है। ठीक है। चौथा और आखिर में हम इस सब गोल का हाथ किस्म में जो है ना इन चारों चीज़ों को पिसवा के हम वजन और इस सब गोल का जो छिलका है वो बगैर कूटे उसमें हम डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून बीडी डोज में अगर आप ये इस्तेमाल करें, जिन मेल्स के अंदर जरासीम कम है, मोटेलिटी उनकी 30% से बिलो है, या इवन कि ये केस हमला कि एलोपैथिक साइंस एजोस्पर्मिया को कहते हैं कि लाइलाज मर्ज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एजोस्पर्मिया में भी ये हमारी दवाई, मतलब ये खास तौर पे मेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए आपने बताया। ठीक है। तो ये माशाल्लाह अगर एक माह इस्तेमाल कर लें तो जिनकी देखें एलोपैथिक में विटामिन ई देते हैं या उसमें जिंक देते हैं, ठीक है। ये नेचुरल जिंक है। जो साली मिश्री है ना, इसमें नेचुरल जिंक पाया जाता है। सही है। ठीक है ना। तो ये इंग्रेडिएंट्स एक माह इस्तेमाल करने से जिनकी सिमन एनालिसिस की रिपोर्ट में फ़र्क आ रहा है, वो आप दोबारा जब रिपोर्ट करवाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो मेल्स के हवाले से हमारे पास बेहतरीन टिप के अंदर चीज़ मौजूद है। ठीक है जी। फीमेल्स के अंदर हमारे देखें अगर फेब्राइट्स के इश्यूज हैं उसको हम लोग नहीं ट्रीट करते, ना क्लेम करते हैं, वो हम कहते हैं आप गायनेकोलॉजिस्ट से सर्जरी केस है तो हम उसको कभी भी पेशेंट्स को डबल माइंड नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करते कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। लेकिन छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं, सिस्ट का ट्रीटमेंट हर्बल में मौजूद है। अच्छा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में चाहे वो पानी की थैलियां हों चाहे वो खून की थैलियां हों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इसके पूरा एक रिसर्च मौजूद है। हमने करची के अंदर 5 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हमने इसके ऊपर रिसर्च की और बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हमारे से इस रिसर्च में मौजूद हैं और इसके पूरे पेपर हमारे पास मौजूद हैं। सिस्ट का कामयाब इलाज टिप के अंदर मौजूद है। एंटी उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एक तो ये आपने देखा है कि जी तबाशीर, ठीक है, ये मुंह के छालों के लिए भी और विटामिन सी का भी रिच सोर्स है। इसी तरह सुंड, सूखा अदरक जिसको हम जंजीबील भी कहते हैं। तीसरी चीज है नीम के पत्ते। जी, तीसरी चीज है नीम के पत्ते, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बरगे नीम जिसको हम कहते हैं, ये एंटीसेप्टिक भी होते हैं और पस सेल वगैरह को ठीक करते हैं। चौथी चीज ये हमारी किचन रेसिपी में है जीरा सफ़ेद। जीरा सफ़ेद आपकी बॉडी के अंदर यानी कि ये लिवर का मेटाबॉलिज्म से लेके किडनी के फंक्शन से लेके आपका पूरा जीआईटी सिस्टम को एसिडिटी को ये रिलीफ करते हैं। ठीक है। पांचवी चीज है अजवाइन। ओके। अजवाइन हर्बल पेन किलर है। ओके। किसी को गुर्दे की भी दर्द हो रही हो ना तो आप एक चुटकी अजवाइन शहद के पानी से दे दें तो फौरी तौर पे ही रिलीफ हो जाती है। और आखिर में है सना मक्की। सना मक्की, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। बाकी 5 चीजें जो है ना वो आप एक एक छटांग लेंगे और सना मक्की आप आधी छटांग लेंगे। ठीक है। इन तमाम चीजों को बना के इनका पाउडर बना के या कैप्सूल भी भर सकते हैं। तो ये हाफ ऑफ टी स्पून, ठीक है, 3 टाइम बिफोर मील या आफ्टर मील ले लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या ऐसी निशानियां हैं कि जिससे हमें पता चल सके कौन सी ऐसी अलामात है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि ये बता सके कि ये बांझपन की तरफ जा रहे हैं?
बेटे बांझपन एक बीमारी नहीं है या ठीक है। एक टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये मल्टी फैसेटेड इसकी है ना। Okay. अब एक बच्ची है 12 इयर्स की है और उसको पीरियड्स आने शुरू हुए हैं, शुरू में रेगुलर हुए, फिर बहुत इरेगुलर हुए, एकदम उसका वजन भी बढ़ गया, है। फेशियल हेयर आने Okay. शुरू हो गए, जो आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हर एक को पता है कि वो क्या। लेकिन मिसकंसेप्शन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता क्या है, किसी को सही उसका पता नहीं है कि उसका इलाज क्या है और वो क्यों होता है। तो अगर इस तरह की कोई अलामात हैं तो उनको शादी से पहले देख लिया जाए। मेरा एक पैगाम माओं के लिए ये होता है कि आप अपनी बच्ची का एक अल्ट्रासाउंड 13-14 साल की उम्र में ज़रूर करवा लें, शादी से पहले करवा लें। किस वजह बेशक से? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानु ताला अंडे दानियों में जो अंडे डाल के भेजते हैं, हाँ। ये वही अंडे होते हैं जो सारी उम्र उसकी ओवरी में होते हैं। Okay. नए अंडे बच्ची के नहीं बनते। अच्छा। मेल के स्पर्म डेली नए बनते हैं, Okay. लेकिन अंडे वो हैं जो जब वो माँ के पेट में 5 महीने की थी तो वो एडल्ट एग्स उसके अंदर बन चुके थे। अल्लाह सुब्हानु ताला ने जितने उसको अंडे उसकी किस्मत में हैं, उसके उसको दे ऑब्स्टेट्रिक दिए। कैरियर के लिए Okay. हैं, वो बन चुके हैं। अच्छा। अगर उसकी माँ कोई टॉक्सिक चीज़ें खाती है तो वो बच्ची लो काउंट के साथ पैदा होगी। ओह। उसकी क्वालिटी ऑफ एग्स अपनी माँ के पेट में भी अफेक्ट हो सकती है अगर उसकी माँ टॉक्सिक चीज़ें खा रही है। टॉक्सिक चीज़ें क्या हैं? हमारे कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक में पैराबेन्स हैं, ओके। थैलेट्स हैं जो कि डायरेक्टली टॉक्सिक हैं। ये जीनो ईस्ट्रोजन्स बॉडी में जाके बनाते हैं और ये हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। फिर आपकी जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, इसके अलावा फिनाइल है, डेटॉल है, फिर आपके ये जो स्मॉग है, आपको पता है ये कार्पेट इंडस्ट्री से जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो फ्यूम्स निकलते हैं, वो बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं तो वो जीनो ईस्ट्रोजन्स बन जाते हैं। ये स्मॉग जो है ये आपकी हार्मोन डिसरप्टर है। अब आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारे पास 12-13 साल की बच्चियां इतने इतने बड़े यूट्रसेस के साथ आ रही हैं। यानी ये जीनो ईस्ट्रोजन्स उसको इतना बिगाड़ देते हैं यूट्रस को कि, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत ठीक है। है। तो मैं हकीम साहब की तरफ चलूंगी। हकीम साहब, एक तो आपने सिस्ट के हवाले से बताई है वो चीज़, और उसका खाना कैसे है ये भी ज़रा बता दें। जी जी, वो मैंने जो ये बताया है जी। कि ये 5 चीज़ें इनको एक एक शतांक ठीक लेके है। तबाशीर, सुंड और बरगन नीम, जीरा सफ़ेद और अजवाइन, इनको आप हम वज़न ले लें ठीक है। और ये उससे हाफ क्वांटिटी में ले लें सना मक्की। तो इनका तमाम सफ़ू बना के या घर में ग्राइंड कर लें और हाफ ऑफ टी स्पून आप इस्तेमाल करना शुरू करें। 1-1.5 माह के अंदर छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेशन के हों, ठीक है। ओबेसिटी के हों या PCOS के हों, अल्हम्दुलिल्लाह इस इंग्रेडिएंट से ही वो आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे सही है। अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। और बाकी एक हमारे पास एक कॉमन सी चीज़ है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ। अच्छा। मुलट्ठी आप अक्सर देखते हैं हाँ, गले के लिए इस्तेमाल होती है, हाँ, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है, बल्कि ठीक कई PhDs इस पे हो गई हैं कि इसका खाली गले में इफेक्ट नहीं है, ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है हर्बल में। ओके। और जो हल्दी है ठीक। ये भी आप ये तो जानते हैं कि anti-inflammatory है ही पूरे है। जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं जी। पस है, कोई जख्म है, उसको भी ठीक करती है। अच्छा, ये भी हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ इसके साथ एज अ कम्बिनेशन आप दे सकते हैं। इन तीनों को हम वजन लेके पिसवा लें सही है। तो माशाल्लाह ये भी आपके जितने भी अमराज हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म वाले हैं, चाहे वो आपके इन्फ्लेमेशन के हैं और चाहे वो आपके अल्सर के हैं, ठीक है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। और आपके अंदर जो एक्सेस गैस बनती है, रियाही गैसेस जो हैं और बादी चीज़ें जब आप खाते हैं, देखें इसमें बहुत सा अमल दखल हमारा जंक फूड का है और बहुत सा हमारी जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हम लोग खाया पिया और बैठ गए। ये बहुत सी चीज़ें, ये खाली अद्वियात, पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च है, ये लोगों को शऊर उजागर करना चाहिए कि हम लोग 100% अद्वियात पे यकीन करते हैं कि हम अद्वियात खाएंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। पूरी दुनिया में 17% जो एफिकेसी है वो मेडिसिन की है और बाकी 83% आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, आपका खुराक
और आपका स्ट्रेस लेवल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये काउंट करता है। ठीक है, ये है कि आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपको वो अच्छा गाइड कर सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, आप में प्रॉब्लम्स हैं या मेल में प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो जब तक आप डायग्नोज अच्छे तरीके से नहीं कराएंगे, आप नहीं चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो डॉक्टर समीना हक ने आज हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आई और आप हिस्सा बनी हमारे शो का। हकीम अताउर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। हकीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी आए। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हैंडमेड चीज़ों के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडमेड चल रही हैं और हम प्रेफर भी करते हैं कि वो चाहे आपके कपड़े हों, कपड़ों के ऊपर कोई ऐसी पेंटिंग हुई हो या फिर ज्वेलरी ऐसी हो जो कि हैंडमेड हो, तो हमें पसंद आती हैं वो चीज़ें, हमें दोबारा से हमारे बचपन में लेके जाती हैं कि जब हमारे पास भी टाइम हुआ करता था और हम सारे बैठकर बनाया करते थे या किसी को देखा करते थे। तो आजकल दोबारा से वो रिवाइवल हो चुकी है उन चीज़ों की। तो ऐसा ही जो कारोबार है हमारे साथ, वो कर रही हैं अपना कारोबार, जो कि हाथ के साथ वो ज्वेलरी भी बनाती हैं, हाथ के साथ वो कपड़ों के ऊपर पेंट भी करती हैं। तो ये जो छोटा सा कारोबार है, ये किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, आपके लिए इसमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हुमैरा हैदर ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि ये हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है, फैब्रिक पेंटिंग करती हैं, उनका अपना एक छोटा सा कारोबार है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हुमैरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा, आप बताइए कैसे आपने ये अपना जो बिज़नेस है, छोटा सा बिज़नेस है, ये स्टार्ट किया और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जी ज़रूर। मैंने अपने बिज़नेस का जो स्टार्टिंग जो था वो 2016 से स्टार्ट किया। ओके। जब एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ के अंदर, तो तब इसको मतलब मैंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि ये एक हुनर था मेरे पास जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो औरत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो हर काम कर सकती है, मर्दों के मुकाबिल हर चीज़ में। कौन सा काम है जो वो औरत नहीं कर सकती जो मर्द करता है। और मुझे खुशी होती है ऐसी औरतों को देख के जो उनके अंदर इतनी क्वालिटी होती है और वो अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे लेके आती हैं। जो आर्ट वर्क है ना, वो एक समंदर की तरह है। तो आप उसमें जितना भी मतलब अपने आप को वो जाएंगे, उसमें हर तरह की आपको मिलेंगी चीज़, ठीक है? बिल्कुल। और जितना भी सीखेंगे उतना ही उतना ही काम है। तो मेरे ख्याल से आइए काउंटर पे चलें और आपका काम भी देख लेते हैं कि किस तरह का काम है और किस तरह आपने किया है, कितना टाइम लगता है, ये भी आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू चलें। सो मच। ठीक है जी, फैब्रिक पेंट कर रही हैं और जूते भी मैं देख रही हूँ कि उसके ऊपर भी पेंट किया हुआ है उन्होंने। फिर जो दुपट्टे हैं उनके ऊपर भी आपने किया हुआ इसमें है। आप मतलब कुछ भी आप ले लें, बेडिंग आइटम्स ले लें। अच्छा। और कुशन्स वगैरह हैं, आप अपने घर की सजावट के लिए। पहले टाइम में होता था कि औरतें बैठती थी, सिलाई कढ़ाई करती थी, कुशन बना लिया, दुपट्टा बना लिया, कोई टेबल रनर बना लिया। अब वही चीज़ आप उसको हैंड पेंट में आप उसको लेकर आ गए। ठीक है, ये बहुत एक यूनिक काम भी है। और आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ वो आ रही है। और मैं बल्कि ये चाहूँगी भी, मैं मतलब डिफरेंट अभी वर्कशॉप वगैरह भी देती हूँ। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी हम लोगों की वर्कशॉप है। ठीक है, थोड़ा सा दिखाइए हमें अपना काम दिखाएं। ये साड़ी है। अच्छा, ये साड़ी है, ये ऑर्गेन्जा की है। इस पे इसके अलावा सिल्क पे भी हो जाती है, शिफॉन पे हो जाती है, वो आपके चॉइस पे है। ठीक है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है जी। ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा। ओके। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और कस्टमाइज होता है ये। आप अपनी चॉइस पे अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। करवा सकते हैं जी। ओके। और इनके ऊपर फैब्रिक पेंट ही यूज़ कर रही हैं आप? जी, फैब्रिक पेंट ही होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू फैब्रिक होता है। डिफरेंट इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो वो उसको हम लोग उसकी टेक्निक्स होती हैं, ज़ाहिर बात है। तो वो उसको हम लोग उसके फैब्रिक की बेस के हिसाब से उसको कलर्स यूज़ करते हैं। और ये साड़ी आपने बनाई है? साड़ी है। ठीक है जी, ये देखें, ये खूबसूरत से जो फूल हैं इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, वेरी प्रिटी। एक तो उसका कलर बहुत अच्छा है कि आप गर्मियों के लिहाज से, सर्दियों के लिहाज से, दोनों जो है ना, विंटर समर में दोनों में ही पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा भी क्या? इसके अलावा अब स्टॉलर्स जो हैं वो लड़कियां बहुत लेती हैं, क्योंकि अब
समर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फैब्रिक यूज़ किया लॉन का, तो उस पर पेंट किया जो आगे पीछे आप उसको ठीक है। इजीली वेयर कर सकती हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करें तो आजकल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो पेंट्स वगैरह, ठीक है, उनकी चॉइस के मुताबिक वो हम लोगों ने जो है उसको अपनी पेंट के ऊपर उनको हर चीज़ से नुमाया किया है। ठीक है। और खुद से कैनवस शूज़, लेदर शूज़ जो भी है वो ठीक है। आपके वो डिपेंड करता है कि आप किस पे करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन है वो खुस्साज है, ठीक है। जो हम लोग पेंट करके देते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख भी सकते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स आपने बनाए। ठीक है जी, हुमैरा हैदर हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बताया कि किस तरह फैब्रिक पेंट के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद से भी बना रही हैं, कपड़े भी बना रही हैं, पैंट्स के ऊपर भी किया जा सकता है पेंट, तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो तैयार कर रही होती हैं। तो हुमैरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको बतानी, क्योंकि आपको पता है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। घरों में ये परफॉर्म की जा सकती हैं। ख़ास तौर पर CPR जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको CPR करना आना चाहिए, CPR देना आना चाहिए। अभी हमें जो ज्वाइन किया है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, आपकी बात कराते हैं। मोहम्मद बिलाल हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस हैं उनमें इजाफा इतना क्यों होता जा रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। और डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे CPR का तरीका भी। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज हमने बिलाल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के जो बढ़ते केसेस हैं उस पर बात करनी है। क्या फाइंडिंग्स आपकी कि क्या इतनी ज़्यादा ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम एक वक्त था कि मतलब 90s में या 80s में हम ये कहते थे कि ये जो हार्ट डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ये अमीरों की बीमारी है। उस वक्त इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं आया था, पैसे की फरावानी नहीं थी, लोग इतनी स्मोकिंग नहीं करते थे, इतना वेप का यूज़, इतना शीशे का यूज़, इतना स्ट्रेस भी नहीं था, महंगाई का इफ़ेक्ट इतना नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना नहीं था, एजुकेशन का इतना नहीं था, कमाने का इतना नहीं था, एक नई गाड़ी लेने का या नया सूट लेने का या एप्पल के नए फ़ोन लेने का इतना प्रेशर, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब से ये फास्ट फूड, मॉडर्नाइजेशन और ये सारी जो चीज़ें आई हैं, अल्टीमेटली इसने हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके रख दिया है। जब चूँकि ये अब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो अब चूँकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बुरी हैं। हम चूँकि जो खाते पीते हैं जिसमें जंक फूड और ये हमारे पिज़्ज़ा, शावरमा, ये प्रायोरिटी पे है, लेट नाइट हम बहुत ज़्यादा ये खाते पीते हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें ना ये इफ़ेक्ट करती हैं। और मैं हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दें कि एक वक्त होता था जब हम कहते थे कि ये ओबेसिटी का शिकार है, मोटा आदमी है, इसको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो अब हम देखें कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उसमें कोई मोटा या पतला वाला कोई एलिमेंट नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने कभी जो लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं करवाया होता। वो चूँकि हमारी जो वेंस हैं उनके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल ने क्लॉट बनाना है तो उस वक्त जो अरेस्ट वगैरह है वो होना है। तो उसमें हमें कम से कम जो मेरा ख्याल है, पहले हम कहते थे 40 के बाद हर एक बंदे को अपने जो टेस्ट हैं ये करवाने चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि आपको 25 ईयर्स के बाद पर एनुअल आपको अपने जो टेस्ट हैं ये करवाने चाहिए। इसमें खासकर लिपिड प्रोफाइल का करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में दो चीज़ें बड़ी हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल आप देखें आपका कितना है और उसमें ट्राइग्लाइसराइड्स देखें आपके कितने हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं कि आप का जो लेवल है, दिल के जो सिस्टम है अंदर, वो कैसा चल रहा है। तो इसी वजह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी जो चीज़ें हैं इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं जी कार्डियक अरेस्ट। मुनीबा, अगर कार्डियक अरेस्ट जब होता है
तो आपको पता है एक पैनिक सी सिचुएशन जो है ना Situation हो ये जाती फैल है, जाती है, हाँ। लोगों को नहीं पता कि इस वक्त हमने करना क्या है। तो उस वक्त आके हमें सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होना चाहिए कि कार्डिक अरेस्ट अगर हो गया तो हमने CPR जो CPR है ये कैसे कब देना करना है। ये सिर्फ 2 चीज़ों में आप कर सकते हैं, या तो अच्छा। आपका हार्ट धड़कना बंद कर दें, ओके ठीक है, या आपका सांस नहीं आ रहा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज CPR हमने सीखना है आपसे, ताकि हम सारे घर में, मुझे लगता है कि किसी एक बंदे को तो लाजमी आना चाहिए, खा वो लड़का हो लड़की हो। बिल्कुल देखिए ठीक है। बीमारी देखकर नहीं आती है, जेंडर देखकर बिल्कुल नहीं ऐसे आती है बीमारी, तो आपको आनी चाहिए, आपके बच्चों को आनी चाहिए, ज़रूरी ये जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि CPR कितना ज़रूरी है और CPR है क्या? ज़रा आम लैंग्वेज में लोगों को समझा दें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया कि आजकल जितनी ये जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वैसे भी जी बहुत ही यंग एज में सडन कार्डियक अरेस्ट होता है कि जी जो एक वो टीचर की वीडियो जी, भी बड़ी टीचर वायरल की भी, हुई हाँ जी, थी, ऐसे तो ही। उसमें अगर आपने देखा होगा तो वो बिल्कुल तमाम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हाँ। हुआ है, और उसमें समझ किसी नहीं बंदे आई। ने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की। तो CPR होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ओके यानी हम इसको हार्ट को और लंग्स को सपोर्ट करते हैं जब तक कि आपको कोई एडवांस फैसिलिटी ना मुयसर हो। ओके इसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये इसको हम जो है ना अक्रॉस द कम्युनिटी जो एक हमारा एक विजन है कि ये हर बंदे को आना चाहिए। आपने शायद 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आपने पढ़ी हो कि बस में एक बंदा ट्रैवल कर रहा था शेखुपुरा इंटरचेंज के पास, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। वहाँ पे टीम ने उसका CPR किया है, अच्छा। CPR करके एम्बुलेंस मंगवाई की है, उसको PIC में शिफ्ट किया और वहाँ पे उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है और वो बंदा ठीक है। तो ये था जो एक रिज़ल्ट को चेंज करने वाली सूरत हाल होती है कि जब भी कहीं पे सडन कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई बंदा बेहोश होता है, हमें सबसे पहले ये अलमिया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मुंह में पानी डालेंगे, जो कि इंतहाई खतरनाक है। ओके। वो एस्पिरेट कर जाएगा और अगर उसने बच भी जाना है तो वो नहीं बचेगा। अच्छा। तो उस टाइम आपने करना क्या होता है कि आप उसको देखेंगे जी वो कहाँ पे, जिस जगह पे उसने वो गिरा है या अरेस्ट हुआ है उसका, वहाँ पे सबसे पहले देखें कि वहाँ पे सेफ्टी क्या है, उसको वहाँ पे सीधा बिल्कुल लिटा दें। लिटा के उसके बाद उसने आपको चेस्ट कंप्रेशन देनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी हम थोड़ा सा डेमो भी करके दिखाएंगे। आप उसको, अगर आप सिंगल हैंडेड है, अगर आपको और कुछ नहीं आता, आप सिंपली चेस्ट कंप्रेस करते रहें तो आपका मरीज़ किसी जगह पे पहुंच जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी, वो मरीज़ आपका बच सकता है। अगर आप थोड़े से ट्रेंड हैं फिर आप उसका एयर वे मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर वो आप जहाँ पे भी उसको लेके जाना है फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने करना क्या होता है, जब भी आपने पेशेंट को, आपने जो भी अरेस्ट हुआ, आपको सीधा लिटा दें उसको। ठीक है। लिटा के उसके बाद आप आम तौर पे ये होगा कि आपके पास टेबल तो नहीं होगा जहाँ पे लेटाना, आपने जमीन उसको पे फर्श पे लिटा लिटा दें। देना है। जमीन पे लिटा फर्श दें, पे ठीक लिटा है। के आपको नील डाउन करना पड़ेगा, घुटनों के बाल नीचे उसके। ओके। आपने एल्बोस को स्ट्रेट करके आपने यूं ऐसे हाथ करके आपने उसको चेस्ट को कंप्रेस करना है 100 से 120 तक ओह। 1 मिनट में। अब एक थोड़ा सा, मिनट में हाँ जी, 100 से 120 120 मिनट तक। हाँ जी। 120 जी। स्टेप्स जो होते हैं। और उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 2 इंच से 2.5 इंच तक होनी चाहिए, जिससे आप उसको चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप जब ट्रेंड हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपने 30 दफ़ा उसको जब चेस्ट को कंप्रेशन दी, ठीक है। फिर आपने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी ये आइडिया नहीं है कि जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं हाँ। इसमें ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती। अक्सर मैं पूछता हूँ तो कहते हैं जी इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो बड़ा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जैसे हम इस टाइम हम रूम एयर पे हैं, हाँ जी। हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं अच्छा। और जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं उसमें 17% है। तो ओके। हम 4 या 5% ऑफ दैट फ्रैक्शन वो ऑक्सीजन का हम कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जब 17% आप उस पेशेंट को आप सांस देंगे, आप उसको 4 to 5% बड़े आराम से दे सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको रिवाइव करने में। ये चीज़ बड़ी बहुत अहम है, समझनी चाहिए। और उसके बाद आप उसको 2 दफ़ा आप सांस दें, बड़ा सिंपल सा, चले। आपने बहुत जोर के साथ सांस नहीं देना, वो दे के तो उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन करते रहें ठीक है। जब तक कि आपके पास कोई और हेल्प और हेल्प ना आ जाए, डॉक्टर ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए। तो डॉक्टर साहब जो है ना वो हमें अभी बता भी देंगे और सिखाएंगे भी साथ साथ, ये चीज़ें जो है ना हो जाएंगी।
तो मेरे ख्याल से अच्छा आपको वो लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बंदा आ जाए उसको पकड़ के। इनफैक्ट मैं जो ये मैनिक्विन लेके आया हूँ ना, ये बड़ा बहुत ही एडवांस किस्म का है। ओके। इस पे इनफैक्ट हम जब ट्रेन करते हैं, हमारे पास मोबाइल पे ऊपर एक ऐप है जिसके लिए आपको आइडिया हो जाता है कि जी आप कितना चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं और किस हद तक आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी है। ठीक है, आप खड़े हो जाए, पकड़ के खड़े हो जाए अच्छा, डॉक्टर इधर साहब। यहाँ पे आपने खड़े रखना है, ठीक अगर है। कैमरा दिखा सकेगा फिर। जी, जी। अब ये विक्टिम आपका ठीक एक पेशेंट है। कोलैप्स हुआ है और इसको आपने सीधा लिटा दिया है, तो आपने नील डाउन कर लिया है। 2-3 स्टेप हैं बड़े सिंपल से जो आपने देखने हैं। मैंने इसको है। देखा है, ये पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके। अब सेकंड स्टेप है कि कॉल फॉर हेल्प, कि आपने अकेले कुछ नहीं करना, आप मौजूद हैं, प्लीज़ हेल्प मी। ओके। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके एक साइड पे जहाँ पे आपने पल्स चेक करनी है, जहाँ पे 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आपने देखा पल्स कोई नहीं है कोई। अब आपने क्या करना है, ये आपके इसके छाती के आप 2-3 हिस्से कर लें, लोअर थर्ड पे ये मैंने बताया था, इसको जी। स्ट्रेट करके ये आप 1 2 3 आप इसको सिंपल ये आप करेंगे 1001, 1001, 1002, आपका वो आप 1 मिनट में 100 to 120 तक करेंगे। ये आप इसको अगर देखते हैं तो आप इसको ये यहाँ पे ना शो कराएगा। ठीक है। ये करके इसको मैंने किया 30, मुझे बिल्कुल ज़रा भी फटीग नहीं होगी। हाँ। आपने देखा है कि मैं इवन ड्रेस आप हूँ सूट लेकिन बूट मुझे ज़रा भी में, फील हाँ, नहीं हो रहा। हाँ। 30 दफ़ा करने के बाद इसको आपने सिंपल हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ओके। आपने ये एयरवे क्लियर किया, उसके बाद इसके नोज़ को पिंच करके आपने सिंपल माउथ टू माउथ ठीक है। रेस्पिरेशन और आपकी चेस्ट जो है उसको राइज करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं डेमो जी जी, करवा साथ सकूँ। साथ वो डेमो भी हो जाएगा। ओके। ये बड़ा सिंपल, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी ना फिर। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब वो भी लोगों को बता दें कि खुदा ना खास्ता सड़क पे कोई ऐसे गिर जाता है तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जी, उसमें यही होता है, जो एक चीज़ तो ये है कि वो सबसे पहले जो पानी वानी पिलाना है वो नहीं। हमारा सबसे अलग में ये है कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो सबसे पहले क्या कहते हैं, बंदे को उठा के चलाओ जी, कि अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो एम्बुलिज्म हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। अगर कोई बंदा गिरा, उसको जिस बंदे को थोड़ा सा आइडिया है वो बंदा उसको नज़दीक आए, हेल्प करे, उसको CPR करे, बाकी लोग उसका तमाशा ना देखें, उसको हेल्प करने के लिए लाजमी आए। ये इस पे थोड़ा सा कनेक्शन में अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है। लोगों को जरा ये हैंड की प्लेसमेंट जो है ना वो भी करना जरा सिखा दें जी, मैं वही कि दिखाना वो चाह रहा था। कैसे होनी चाहिए हैंड प्लेसमेंट आपकी। ये इस पे देखिएगा, चेस्ट को हम ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अपर Upper, थर्ड, मिडिल थर्ड, लोअर थर्ड। ठीक है। आपने लोअर थर्ड पे ये अगर लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर, ये जरूरी नहीं कि आप यूं रखें या ठीक है, ऐसे रखें। ठीक है। ये मैंने हाथ रखा है आपका, ओके। इसकी हील पाम जो है ना हमारी उसको पाम करके हाँ। दूसरे को मैंने इंटरलॉक किया ठीक है। ये लॉक करके एल्बोस मैंने स्ट्रेट की है। ओके। यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है, ओके। 1001 इस पे बहुत एनफ चेस्ट कंप्रेशन हो रही है जो मुझे चाहिए। ठीक है। आप इसको गिन लें, 30 तक गिनने के बाद आप इसको हेड टिल्ट चैन लिफ्ट, सही है। और उसके बाद इसको और दो वो रेस्ट जो को ब्रेथ दे दें। हाँ। और दोबारा आप फिर जो है ना ये अमल आपने करते रहना है। अगर आप सिंपल आप ये नहीं भी करते, आप सिंपल अगर चेस्ट कंप्रेशन देते रहते हैं तो ये ही काफ़ी यही है। काफी है उनके इससे लिए। भी आपका सही पेशेंट है, रिवाइव हो ठीक जाता है। सिर्फ- इसमें मैं तो वैसे चाहूँगा कि आपके जो लोग हैं यहाँ पे हाँ। उनको भी मैं करवाना चाहूँगा। ये बड़े बहुत काम की चीज़ है। ये तो है, तो काम की चीज़ है, बिल्कुल ऐसी है कि आना चाहिए। कभी भी कोई भी इमरजेंसी पैदा हो सकती है, आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, आप किसी इवेंट पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप जो है ना वो आपको इजीली इतनी परफॉर्म chest कर सकते compression ये हैं। बिल्कुल बिलाल आनी ने चाहिए। आपको ज्वाइन कर अभी लिया है, बिलाल बिलाल अब साहब आए करके हैं। दिखाएंगे। हाँ जी, अब हाँ। आप देखिएगा सारा कुछ कि पेशेंट कहीं पे खुदा न खास्ता कहीं पे, देखिए किसी जगह पे भी ऑफिस में भी कहीं पे कोई बंदा कोलैप्स हो गया, आपने चेक किया है, आप ठीक ठीक है, है, ठीक है। रिस्पांस नहीं है आपको, आपने उसको हेल्प कॉल किया, आप आ जाइए प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रख के ना, अगर आप देखेंगे तो आपको ना पल्स फील होगी। आपने 5 सेकंड में देखा है, अगर पल्स नहीं है 10 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना। यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिया, ओके। ये अभी आप करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा कर सकता है। सही यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अहम है मैं बताना चाहूँगा, जी।
हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, CPR स्टार्ट करने में डिले। अच्छा इसको ये करो, वो करो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, इसको चेक करते करते हमारे पास मार्जिन है सिर्फ 2 मिनट का। ओ 2 अगर मिनट आपने का। 2 मिनट में CPR शुरू कर लिया, आपके ब्रेन को सर्कुलेशन बहाल हो गई, ओके तो वेल एंड गुड। अगर आप इससे लेट हो गए हैं, आपका पेशेंट शायद उसका सांस भी बहाल हो जाए, दिल भी चलना शुरू हो जाए, लेकिन वो वेजिटेटिव स्टेट में, ओफ जो एक जिंदा लाश की तरह, कोमा वो की कोमा से भी एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में, एक स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ी बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पे देखे, उससे बेहतर है कि मरीज़ को फिर उफ अल्लाह जाने दें, फिर उसको ना बचाएं। वो सारी ज़िंदगी के लिए, फैमिली के लिए बहुत बड़ा अज़ाब होता है, उसको लेके सीधा करना, खाना पीना, ये वो सारी चीज़ें। अब बिलाल साहब करेंगे इसको, ठीक है। आप कीजिएगा इसको प्लीज़। देखिए मनीपा, मेरा ख्याल इस पे माइक तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि CPR करना चाहिए, होना चाहिए, देना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो चेस्ट का जो थर्ड पार्ट है, लोअर पार्ट, उसको ऐसे रख के आप ठीक इसको है। लॉक कर लें। ओके लॉक करने के बाद आपने ये पोजीशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप इसको कंप्रेशन देना शुरू कर ओके आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाह जी वाह। तो ये अभी आपने सीखा है या पहले से ही सीखा हुआ था? ये अभी सीख लिया। अच्छा। आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको अच्छा। आपने इसको 100 कंप्रेशंस पर मिनट देनी है, ठीक है। मैक्सिमम 120। ठीक है अब उस पे पीछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है कि आमतौर पे लोगों को, अब इसमें एक और चीज़ जो 2-3 चीज़ें आती है इसमें। अच्छा इसको मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ ये आपका बहुत तेज एम्प्टी है। हार्ट बीट कर रहा है, उससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। ओ दूसरा, इसको मैं कर रहा हूँ बड़े बहुत आराम slow। आराम से, हम्म उससे जो हमें ब्लड चाहिए उसका फ्लो वो नहीं मिल रहा। ठीक है तीसरा, मैं ये कर रहा हूँ, कर तो मैं स्पीड मेरी ठीक है, लेकिन चेस्ट की कंप्रेशन एनफ नहीं है। ओके चौथा, इसको मैं कर रहा हूँ, मैंने नीचे उसको दबा के रख लिया है, मैं चेस्ट को वापस नहीं आने दे हाँ। रहा। ये 4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपकी उसकी डेप्थ कितनी है, आपका रेट क्या है, और रिकॉइल उसमें प्रॉपर आ रहा है, सही है। वो चीज़ें हैं। अब आप करेंगे थोड़ा सा बेहतर तरीके से। यहाँ पे करना आपने, आप लेफ्ट हैंड नीचे रख लें या राइट हैंड, जो भी आप इंटरलॉक करें उसको, एल्बो को सीधा कर लें यहाँ पे, वेरी गुड। आप 1001, 1001, 1002, 1001, 1002 करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये है, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत एडिक्वेट है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हाँ। सही कर रहे हैं। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसमें- आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। हाँ। ये आपको भी आना चाहिए, इन सब को भी आना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई बंदा कोलैप्स हो जाता है, हाँ। रास्ते में, ऑफिस में जाते हुए, ये वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को बचा सकती है। जब तक कि आपको एडवांस सपोर्ट ना मिल जाए किसी हॉस्पिटल में, या एम्बुलेंस ना आ जाए हॉस्पिटल में, आप उसको शिफ्ट ना कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक तो इनका ये ब्रीथिंग वाला जो हो गया, आपने हम आम एयर फ्लो वाली भी हमने लोग को पूछना है। आपने हाँ जो नाज़रीन को आप जी। आसान अल्फाज में सुनाया कि हमने जो इनका चीन है इसको ऐसे करना है। बिल्कुल सेम, इसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड को आपने ठीक है। टिल्ट किया, ओके। चिन को लिफ्ट किया। ये आम जो लोग जिनको मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, उनके लिए अक्सर फिल्मों में भी ना, हाँ उसमें वो समटाइम कोई डूब रहा होता है या डूब के बाहर आता तो उसको जो है ना वो ये हाँ दिया जाता ये चीज़ जरूरी है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट है ना, तो हाँ। आपने ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड अच्छा। जिसका हम बोलते हैं, आपने माउथ को ओपन कर दिया, ओके और उसके बाद आपने यूं करके सिंपल ये किया, आपने इसके आपको नोज को पिंच किया, माउथ टू माउथ रख के बड़ा सिंपल सी आप रेस्पिरेशन देनी है, आपने बहुत जोर की नहीं लगानी, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अगर इसमें अल्कोहल स्वैब होता, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता, ये इसकी चेस्ट मूव करती है और ये शो कराती है कि चेस्ट इसकी मूव कर रही है। सही है। हाँ ठीक है। जी, ये बड़ा बहुत ही एक एडवांस किस्म की है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हमारी जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर तैयबा वसीम, जी जी उनकी विजन में हमने पूरे हॉस्पिटल को हमने BLS करवाया है, हर वार्ड में, हर यूनिट में अपने स्टूडेंट्स को। और अभी हम चल रहे थे कि अक्रॉस द कम्युनिटी, कि आप जितने पैरामेडिक्स हैं वो भी हॉस्पिटल में, बाकी जो लोग हैं उनके अलावा, जो मेरी एक जो बड़ी बहुत ही ख्वाहिश भी है और मेरी एक विश और विल भी है कि जी हर बंदे को ये आना चाहिए कहीं पे। अब कल हम देख रहे थे एक जगह पे एक क्यू लगी हुई थी, तो नीचे हम कैप्शन लगा देते हैं, एक बुज़ुर्ग खाना लेने खड़े हुए थे, बेचारा इंतज़ार करते करते गिरा और मर गया। तो देयर वाज नो बॉडी टू रेस्क्यू। अगर वहाँ भी उनको सीधा करके आप सपोर्ट करें उनको, कि कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी किसी जगह पे हो सकता है। दूसरा, जो आजकल जो आपने देखा होगा जो ट्रेंड है,
जो यंग पेशेंट है उनमें हो रहा है। अडल्ट, हाँ जी। उनमें रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं। है। ठीक है जी, ये आज बहुत से लोगों ने सीखा है डॉक्टर साहब आपसे, और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें ये प्रॉपरली पता चल गया है कि उन्होंने किस तरह CPR देना है। ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है एक घर में, सेल कहीं निकल गया, बाहर, अगर कहीं वो पर हम भी आप डलवा- हैं, तो आप किसी की जो जान है वो बचा सकते हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद थे, डॉक्टर अशरफ ज़िया ने हमें ज्वाइन किया था। हम कार्डियक अरेस्ट और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती तो उसमें CPR कैसे दिया जा सकता है, उस पर हमने बात की है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और आपने परफॉर्म भी करके हमें दिखाया। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बालों की नशोनुमा के हवाले से बात कर लेते हैं, और बालों के लिए ख़ास तौर पर जो एलोवेरा है वो कितना मुफीद है, किस तरह उसका यूज़ किया जा सकता है बालों में चमक लाने के लिए। फिर बहुत से लोग डेंड्रफ का शिकार हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होती है गर्मियों में भी, तो उसके लिए एलोवेरा कितना मौसर साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हाशिम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हर्बल एक्सपर्ट हैं। हाशिम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाशिम साहब, बालों की नशोनुमा के लिए या बालों की सेहत के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कितना मौसर है, कितना मुफीद है? गुड, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन रिगार्डिंग एलोवेरा। एलोवेरा देखें, बाल भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, इनको भी वो बेसिक तमाम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ चाहिए जो हमारी बाकी बॉडी को चाहिए। इस तरह ये अपर पार्ट जो है इसका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है लोअर पार्ट से। इसको हम 4 डिवीज़न करते हैं इसकी, कि हेयर को सबसे पहले जो हेयर का फॉलिकल है उसमें हमने उसको रस्ट से बचाना है, हमने उसको डर्टी वाटर से बचाना है, हमने उसको डीऑक्सीजनेशन से बचाना है। अब वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, हम जब ऑयलिंग शुरू करते हैं बालों में, तो उस ऑयल की क्वालिटी का नहीं हमें पता होता कैसी है, तो जब उसका मसाज शुरू कर देते हैं तो वो हेयर फॉलिकल को ना ब्लॉक कर देता है ड्यू टू उसके वो सारे पार्टिकल्स जो है ना अननोन उसके ऊपर जमना शुरू हो। एलोवेरा के अंदर 4-5 बेसिक क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये क्लेंजर है, ठीक है, दूसरा ये हेयर फॉलिकल को जो बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए वो देता वो है। तमाम ठीक इसको है। प्रोवाइड ठीक करेगा। है। और तीसरा ये कि एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, और वो तमाम वाइटामिन्स जो कि हेयर ग्रोथ में आपको रिक्वायर्ड है वो इसमें मौजूद होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है, ख़ास तौर पर हेयर्स के हवाले से, कि इसका इस्तेमाल किस तरह करे, लगाया किस तरह जा जी, सकता बिल्कुल। है? इसको अकेला ही लगाना है एलोवेरा को, यहाँ पर शैम्पू के अंदर या फिर उसके अंदर ऑयल के अंदर यूज़ किया जा जी सकता है? बिल्कुल। देखें, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑयलिंग करें, उसके बाद हम इसके सीरम्स बनाते हैं, सीरम अप्लाई करें ताकि जो स्प्लिट एंड्स हैं, जो डैंड्रफ है और जो बाल में डैमेज है, जो इन्फेक्शन है, उसको हम उसको इफ़ेक्टिवली सीरम से, उसके बाद हम हेयर सोल्यूशन की तरफ जाएं कि जो मैक्सिमम जाके इसको वॉश करें, और हेल्दी वॉश करें ताकि तमाम उसमें फर्दर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव किया जाए, ताकि उसकी क्लिनजिंग बहुत अच्छी हो सके। तो इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और हमने एलोवेरा में ही कुछ चीज़ें प्रेपरेशन हमने की हैं, ऑयल, सीरम एंड हेयर सोल्यूशन। और हम हेयर सोल्यूशंस में जो अवेलेबिलिटी है, हम मल्टीपल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं जो कि इंतहाई केमिकल्स बेस होते हैं। हमने कोशिश किया कि हम एक लिक्विड शेप में हमने शैम्पू तैयार किया विदाउट एनी विच विल रिंस लाइक ए शैम्पू। ओके। और उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी किस्म का उसमें अपना बेस वगैरह नहीं, अपना कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है। उसको 100% हमने साइंटिफिकली हर्ब्स के तौर पे प्रोसेस किया एलोवेरा को। तो जब आप उससे वॉश करेंगे तो आपके नरिशिंग होंगे हेयर और हेल्दी होंगे, और रीजनरेशन शुरू हो जाती है, रीग्रोथ शुरू हो जाती है, कलर दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं बाल के। क्या बात है। डेंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को, गर्मियों में भी और इवन दो कि सर्दियों में तो होता ही होता है। तो एलोवेरा उसके लिए कितना
अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक तो ये कि देखना ये कि डैंड्रफ हो क्यों रहा है। डैंड्रफ हम वाटर इनटेक बहुत कम करते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। जब हम वाटर इनटेक बढ़ाएंगे और साथ में हम एलोवेरा ओरली भी पिएंगे और एक्सटर्नली भी लगाएंगे, ओके, तो डैंड्रफ का तो वजूद ख़त्म हो जाता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एलोवेरा लगाने से डैंड्रफ जो जी है ना वो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ऑयलिंग करेंगे आप, सीरम लगाएंगे, सोल्यूशन लगाएंगे, तो इस तरह होगा इसका। और ये जैसे हम लोग हेयर स्टाइलिंग रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं बालों की, तो क्या हेयर स्टाइलिंग के तौर पर भी एलोवेरा यूज़ किया जा सकता जी है? बिल्कुल। देखें, हम मल्टीपल सिंथेटिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बालों के साथ, जिसमें डाइंग है और स्टाइलिंग है, तो हम कौन से हर्ब्स सिंथेटिक फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो सब डैमेजिंग है, हेयर की लाइफ को वो डैमेज कर रहे होते हैं। व्हेन यू विल अप्लाई एलोवेरा, तो आप देखेंगे कि आपके बालों की दोबारा से लाइफ जो है ना वो नरिशिंग की तरफ आएगी, फ्रेशनेस की तरफ आएगी, और बाल आपके हेल्दी होंगे। बेसिकली ये स्टार्ट होता है थिनिंग ऑफ हेयर से। पहले थिनिंग ऑफ हेयर होती है, फिर फॉलिंग ऑफ हेयर होती है, फिर हेयर लॉस होता है। तो जब थिनिंग ऑफ हेयर कहाँ से होती है कि हेयर को वो तमाम न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते जो कि उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो एलोवेरा में वो तमाम बेसिक न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं जो हेयर की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट। ये जी कि एलोवेरा के जो है ना वो मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, आप उसको खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चेहरे पर लगाने के लिए भी उसके कह लें कि बहुत ही फ़वाइद हैं, और दूसरा आज बालों के लिए भी हमने उसका जो है ना वो देखा है कि उसकी बालों की नशोनुमा के लिए, उसकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है एलोवेरा भी। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हाशिम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, हर्बल एक्सपर्ट हैं। हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इस पर बात की है। जनाब, अब एक ऐसे मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं जो आपको भी बड़ा दिलचस्प लगेगा और हमें बड़ा दिलचस्प लगा था, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में बात की जाए। सस्ते दामों कपड़ों की ख़रीदारी एक ज़माने में गरीब और मुतवसत घराने के अफराद ही किया करते थे, मगर अब अमीर और एलीट क्लास तबका भी ना लंडा बाज़ार का रुख करता है, जिसका सबब महंगाई में इजाफा है। मिसाल के तौर पर कहाँ 5,000 में ना 2 से 3 लोगों के कपड़े आसानी से बन जाया करते थे, अब वही 5,000 में से खातून का एक सूट बनता है। कुछ रोज़ कबल सामने आने वाली गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 48% शहरी लंडा बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं। तो क्या ये इस अमर का खुला एतराफ़ है कि ब्रांड के जो मलबूसात हैं अब मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो चुके हैं? इस हवाले से हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब को आज हमने मदऊ किया है, उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है लंडा बाज़ारों की, और 48% कह लें कि जो आबादी है हमारी वो लंडा बाज़ारों का रुख करी, वहाँ से ख़रीदारी करी, क्या वजह है? महंगाई है या कुछ और भी है? तो सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सुहेल साहब, हमने लंडा बाज़ार पे बात करनी थी, आप छाता भी साथ ले आए हैं। नहीं, वो बारिश का पता नहीं होता ना, वो बारिश का माहौल बना होता है, मैं कहीं जा रहा हूँ पैदल और बारिश आ आपको जाए ये तो नहीं लगा था हमने मॉनसून पे बात करनी? नहीं, ये नहीं लगा था, मुझे अच्छा, पता था आपने किस वही मैं कह टॉपिक रही हूँ, बात पता तो करनी। था ना आपको, कल से पता तो था हमने इस टॉपिक पे बात भाई करनी। सवारी अपने सामान की हिफाजत अच्छा, खुद करे। नहीं तो आप वहाँ से गुजर रहे थे तो सस्ता मेला ले तो नहीं आए हैं? नहीं, ये बड़ी देर से मेरे साथ, मॉनसून में हमेशा साथ रहता सही है। होता है। देखिए, ये बड़ी एक कह लें कि पते की बात है कि फिर बाद मॉनसून में- कभी, बारिश कभी भी आ सकती है, फिर आपको बाद बीपर कभी भी में देना पड़ सकता भागते है। भागते वो शेड ढूंढ रहे होते हैं, कोई हाँ, दरख्तों के नीचे खड़ा exactly। होता है, तो मैं आराम से चाता खोल के टहलता जाता हूँ, वो सब देख रहे होते हैं। क्या अच्छा बात है। ना, तो आज तो वैसे भी बहुत जी। कवी इम्कानात हैं बारिश बारिश के। हो हाँ सकती जी, है। कल भी थे, लेकिन चले बारिश के बात उस पर करते रहते हैं। हम आज लंडा बाज़ार पे बात करें कि जो गैलप की रिपोर्ट आई है, 48% पाकिस्तानी जो हैं वो लंडा बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, ख़रीदारी के लिए वहाँ जा रहे हैं। अब 48% आबादी, बहुत बड़ा कह लें कि एक तादाद है, रेशो है। क्या महंगाई वजह लगती है आपको इसकी? पाकिस्तान में कितने लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको? 50% से ऊपर ही है। 47%। 47% और 48% जो लोग हैं वो लंडा बाज़ारों का रुख बस कर रहे आप हैं। खुद ही समझ जाएं कि क्या इसके हालात हो सकते हैं। और इनमें सिर्फ वो नहीं है जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें मुतवस्सित तबके के लोग भी ऐसे शामिल भी। हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर थोड़ा सा वो तलाश करते हैं ना, उन्होंने क्या किया है, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उन्होंने कुछ अच्छे दुकानदारों से, जो बड़े दुकानदार हैं उनके साथ दोस्ती गांठ ली है। अच्छा, उनके पास कोई अच्छी चीज़ आती है ना, तो वो उनको कॉल करके बता देते हैं कि मेरे पास कोट बड़े अच्छे आए हैं, मेरे पास शर्टें बड़ी अच्छी हैं, मेरे पास पैंटें बड़ी अच्छी आई हैं, वो तो उनसे ख़रीदारी कर लेते हैं। सही है।
और जो हम जैसे गरीब गुरबा होते हैं वो बाहर रेड़ियाँ देख लेते हैं और तलाश बसियार के बाद वहाँ से काफ़ी साजो सामान मिल भी जाता है अच्छा, और ना भी मिले तो मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लगती है कि बच्चों के लिए आप तो नहीं जा सकते बड़े शॉपिंग मॉल्स में, ब्रांडेड शॉप्स में नहीं जा सकते। तो इसलिए अब ये मजबूरी बन गई है। पहले तो बहुत ही जो मतलब कम आमदनी वाले लोग होते थे वो जाते थे, लेकिन मसला ये है कि पिछले कुछ अरसे से महंगाई जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है, वसाइल जिस तेज़ी के साथ महदूद हुए हैं, हुकूमत ने जिस तेज़ी के साथ अवाम की रगों से खून निचोड़ा है, उसके बाद तो फिर ये एक बहुत बड़ा सहारा बन गया है एक आम आदमी के लिए। अच्छा, ये लोग भी जैसे सुनने में आता है कि ये वाले दुकानदार भी, लंडा बाजारों के भी कहते हैं जी टैक्सेस लग गए हैं, तो ये हो गया वो हो गया, इनके ऊपर भी टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है इनके ऊपर भी? जी लगती है। ये तो कोई मेरा ख्याल को 2-3 साल पहले ही लग गई थी शायद। अब उसमें इजाफा, इस वजह से भी इजाफा हुआ है कीमतों में, कोई शक नहीं इसमें। मतलब दुकानदार को अगर ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो वो अपना मार्जिन रख के आगे कस्टमर्स को ज़्यादा पैसों में वो प्रोवाइड करेगा। तो ये तो टैक्सेस की वजह से भी इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और इस पे शायद मज़ीद भी टैक्स लग गया होगा। कोई अमर माने नहीं है हुकूमत के लिए कि वो कुछ भी कर दे। तो अब अगर इसको तो भी आपने आउट ऑफ रीच कर देना है तो फिर वही है ना, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं रहा ना। फिर वो दूसरे बाजारों में भी नहीं जा सकता, वहाँ पे इतनी महंगाई है। लंडा बाजार जाता था, वहाँ पे भी इतनी अब महंगाई होती जा रही है कि वो एक कोट भी नहीं खरीद सकता। मतलब अगर उसके चले बिलफर्ज 5 बच्चे हैं, वो 5 के लिए कैसे खरीदेगा? कि लंडे बाजार में भी नहीं है कि 4-5 हज़ार की अगर आपको एक जैकेट मैं आपको बताऊं, तो कैसे वो खरीद इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सारा महीना पता है क्यों मेहनत करता है कि मैंने बिजली का बिल देना है। यार आप अंदाज़ा करें कि आप 200 यूनिट जलाते हैं, आपका बिल आता है मतलब 4000 फ़र्ज़ कर लें या 5000, आप 201 यूनिट चलाते हैं वो 9000 हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखें कि आपने 6 महीने तक उसको उसी को देते रहना है, 200 यूनिट तक रखना है। एक यूनिट आपको 30,000 रुपए का पड़ गया। ये जो अंदर की चीजें ये तो आप बताते ही नहीं, आप बस ये कहते हैं जी 200 यूनिट तक आपको इतना यूनिट मिलेगा, एक यूनिट ऊपर चला गया तो वो 6 महीने आप फिर बिल देंगे, 30,000 रुपए का पड़ेगा आपको। तो आम बंदा जो है ना ये नहीं बताते और हैं। पेट्रोल आप देखें 283 रुपए लीटर सर। लोगों की रिश्तेदारियां मुतासर होना शुरू हो गई, लोग 20 मरतबा सोचते हैं घर से निकलते हुए बाइक। अब मसला ये है कि शहर का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया कि आप साइकिल पे जा नहीं सकते। यानी एक बंदे ने जल्लो मोड़ से ठोकर न्याज बेग जाना तो सुबह का गया शाम को ही पहुँचेगा अपने काम में, तो इसलिए बाइक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। 283 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल, और फिर हम ये कहना जी कि अल्लाह का शुक्र है 273 है तो ये तमाम 73। हाँ जी, हम अमीर आदमी है ना, हम इतना बॉदर नहीं करते ना। आप 10 रुपए ऊपर ले गए ना उसका, 73 से 83 ले गए। लोगों ने हमें कहना ये सही है, वैसे ही महंगाई पे लंडा बाजारों में बातें कर रहे हैं और इनको ये सारे इशारे जो है ना, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि लंडा बाजार भी तो इसी मुल्क में है ना, ऐसा तो नहीं। तो ये जो तमाम इशारे महंगाई की तरफ से ही लोग जाते हैं वहाँ पे खरीदारी करने। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहाँ पे बहुत ही सस्ती हो जाएं चीज़ें, बाकी बहुत महंगी हो जाएं। तो ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है, इसी तरह इसने चलते रहना और पता नहीं कब तक चलते रहना। और हमने और आपने बैठ के इधर बस बात करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते तो चलें। कम से कम ये तो हो सकता है कि इस पर ही टैक्स जो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। बजट आया, बजट में बाकी चीज़ों के ऊपर इतना टैक्स लगा है तो उसके ऊपर कम होगा। और फिर ये कहना, मतलब मुझे हैरत उस वक्त होती है, फिर वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जी महंगाई जो है वो मुसलसल कम हो रही है, तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं हो रही मैडम। चले देखते हैं कि आगे आने वाली सालों में, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए।